जय हिंद। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है और भारत सरकार ने गन्ने पर भी बैन लगा दिया है। भारत में चीनी का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन होता है, उसके बावजूद भारत सरकार ने गन्ने पर क्यों बैन लगाया, क्या रीजन है। और आइए इस वीडियो में समझते हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है और सरकार पेट्रोल में एथेनॉल को क्यों मिला रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है। देखिए, एथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि जब पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण करेंगे 80% 85% पेट्रोल में 15% सरकार ने टारगेट बनाया, भारत सरकार ने उसमें मिश्रण करने का, जिससे इस क्रिया को पूरी क्रिया को एथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। इससे क्या फायदा होगा, इसके फायदे से पहले हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम के पीछे कारण क्या है। तो पहले समझते हैं कि भारत सरकार ने टारगेट बनाया है कि 15% एथेनॉल मिलाने का और 2025 तक ये 15 से बढ़ाकर इसको 20% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। उससे पहले हम जानते हैं कि इसके कारण क्या है। देखिए, भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत पूरी दुनिया में भारत तीसरे नंबर पे आता है ऑटोमोबाइल सेक्टर के मामले में। ऑटोमोबाइल सेक्टर में मतलब गाड़ियाँ, ट्रक्स, सब टाटा इतनी बड़ी-बड़ी ट्रक्स बनाती है, सब अपनी-अपनी सबकी है। और 1991 के बाद से जानते हैं जैसे भारत में प्राइवेटाइजेशन हुआ। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में आईएमएफ के बारे में। जब आईएमएफ ने अपना शर्त रखा था तो प्राइवेटाइजेशन की मतलब कि विस्तारवाद होना चाहिए, कि जिससे कि प्राइवेट कंपनियों को भारत में आने का अनुमति मिला, जिसकी वजह से इसकी उसी के बाद से ये और तेज बढ़ने लगा। तो इसकी वजह से भारत अब दुनिया में तीसरे नंबर पे है ऑटोमोबाइल सेक्टर के मामले में। भारत हर साल 26 मिलियन ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ियों का प्रोडक्शन करता है और इसमें से 5 मिलियन निर्यात कर देता है। तो मोटा मोटी देखा जाए तो अगर पूरा 20 मिलियन तक भारत में हर साल गाड़ियाँ बनती हैं। और इसकी वजह से ये होता है कि भारत सरकार पे बहुत लोड आता था पेट्रोल का। आपको जान के हैरानी होगा कि भारत सरकार हर साल भारत गल्फ कंट्रीज से $65 बिलियन का तेल खरीदता है, पेट्रोलियम, और वो भी कच्चा तेल। उनको क्या है, वो निकाल के दे देते हैं सऊदीया, ईरान, रसिया, इन लोग इस सब से खरीदता है। और भारत ज़्यादातर तेल सऊदीया से खरीदता है, ईरान से खरीदता है। तो वो उनको हर साल इससे भारत का एक बहुत बड़ा पैसा विदेश में चला जाता है। तो भारत सरकार ने क्या सोचा है, अभी हम इस 65 बिलियन को जब हम अपने रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए कितना आता है। सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए, 50 खरब 41 अरब 17 करोड़ 57 लाख 50,000 रुपए प्रति साल भारत सरकार का पूरा पैसा, हमारा जो टैक्स होता है वो विदेश चला जाता है हर साल। और भारत कितने अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर की और वृद्धि होगी, इसकी वजह से इतना ज़्यादा पैसा विदेश चला जा रहा है जो हमारा टैक्स है। उन लोग क्या करते हैं, उन लोग बस टैक्स पेट्रोल कच्चा निकाल के दे देते हैं और रिफाइनरी की हमारे कंपनियों को करना होता है। तो इसकी वजह से बहुत बड़ा पैसा विदेश चला जा रहा है। तो भारत सरकार ने क्या सोचा है कि इसी पेट्रोल में जो 85% पेट्रोल रहेगा और 15% एथेनॉल मिलाया जाएगा। इससे क्या है, कम से कम 15% का पैसा बचेगा। और धीरे धीरे करके 15% से आगे बढ़ा के जब ये सक्सेस हो जाएगा, इसके बाद भारत सरकार ने सोचा है 15 से 20, 20 से 30, 30 से 50 और 50 से 80%। भारत अपनी जरूरत का 80% पेट्रोलियम विदेश से आयात करता है, गल्फ कंट्री से लेता है और 20 का इधर उधर से चला लेता है। तो भारत सरकार का प्लान है धीरे धीरे इसको खत्म करने का। इसमें हम जानेंगे कि एथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये देखिए एथेनॉल का स्ट्रक्चर है, ये आईयूपीएसी स्ट्रक्चर है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा था। तो इसके बाद ये जो एथेनॉल है, इसका आपने देखा होगा कि शराब बनाने में भी एथेनॉल का प्रयोग होता है। और जब सैनिटाइजर, लॉकडाउन के समय बहुत लोगों ने सैनिटाइजर मारा, सैनिटाइजर का उपयोग किया, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि लिखा होगा 70% एल्कोहल, यही वो एथेनॉल एल्कोहल है, इसका आईयूपीएसी नाम है एथेनॉल। इसके बाद हम इसमें जानते हैं कि सरकार ने तो ये नियम ला दिया कि जब हम पेट्रोल के साथ एथेनॉल भी मिश्रण होगा तो गाड़ियाँ चलेंगी। तो इसके लिए कंपनियों को इंजन में क्या बदलाव करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए, आपको याद होगा सन 2017 के अंतिम में जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि अब BS3 की गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। सरकार ने पहले भी निर्देश दिया था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया तो रातों रात सारी कंपनियों को अपनी गाड़ियाँ बेचनी पड़ी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, अंतिम निर्देश था। और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश बहुत सख्त होता है, ये आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो उसके बाद से क्या हुआ, सारी कंपनियों ने रातों रात अपनी गाड़ियाँ बेच दी और उसके बाद BS4 की गाड़ी चलनी, क्योंकि इससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता था, मतलब इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा खतरा था। उसके बाद BS4 की गाड़ी चलने लगी
और उसी प्रकार अब सरकार फिर निर्देश देगी, पहले एक सॉफ्ट निर्देश देती है, फिर उसके बाद कड़े निर्देश देती है, उसके बाद फिर सीधे एक तरह से मतलब बदलाव ही कर दिया जाता है। जैसे अचानक आ गया नोटबंदी, नोटबंदी के बाद सारी जगह देश में हल्ला मच गया कि हटाइए, अब ये नोट नहीं चलेगा। तो उसी प्रकार सरकार एक बार फिर ला देगी कि अब सभी कंपनियों को फ्लेक्सिबल इंजन का प्रयोग करना पड़ेगा, अगर ये इंजन नहीं करेगी तो इनकी गाड़ी लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार कंपनी को फ्लेक्सिबल इंजन का प्रयोग करना पड़ेगा, सरकार इसके लिए निर्देश लाएगी। और इसमें फ्लेक्सिबल फ्यूल का, क्योंकि जब एथेनॉल ब्लेंडिंग से जब ये निर्माण होगा, नया पेट्रोल और एथेनॉल को मिलाकर बनाया जाएगा, तो उसके लिए ये फ्लेक्सिबल फ्यूल रहेगा, उसके लिए फ्लेक्सिबल इंजन का ही प्रयोग होगा। इससे क्या है कि इसके फायदे हम जान लेते हैं, क्या क्या फायदा है। इसका पहला फायदा ये है कि जो प्रदूषण है वो उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी, प्रदूषण में बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ हद तक कमी आएगी। आपने सुना होगा भारत में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मतलब कि ज़्यादा रहता है, ग्लोबल वार्मिंग और इन गर्मी की वजह से ज़्यादा प्रदूषण का खतरा कई जगह, मतलब आधे से ज़्यादा बीमारी तो प्रदूषण की वजह से ही कोई मतलब ज़्यादा लोग मरते हैं, पूरे दुनिया में इसका प्रॉब्लम है। प्रदूषण में कमी आएगी, पहला ये है। और दूसरा ये है कि पेट्रोल की प्राइस कुछ हद तक कम हो जाएगी, जो 15% हम लोग पेट्रोल में लगता था, वो 15% एथेनॉल मिलाने के बाद पेट्रोल की प्राइस कम हो जाएगी। और तीसरा फायदा क्या है कि तीसरा तो रोजगार मिलेगा, रोजगार में अब भारत सरकार की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, मैंने आपसे बताया कि तीसरे नंबर पे पूरी दुनिया में, भारत में पूरी दुनिया में 200 से ज़्यादा देश हैं, लेकिन भारत उन 200 में तीसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना और तीसरे नंबर भारत। इसमें चाइना अमेरिका दोनों में तो कोई है ये, लेकिन तीसरे नंबर भारत आता है। और भारत, इसलिए भारत सरकार को कंपनियों को निर्देश देने के बाद प्रति साल 500 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन करना पड़ेगा। और उसके लिए भारत सरकार काफ़ी स्मूथली मतलब अच्छा फोकस कर भी रही है, टारगेट बना रही है कि कैसे किया जाए। और भारत सरकार को प्रति वर्ष 500 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन करना, उसके लिए जगह जगह फैक्ट्रीज लगाए जाएंगे। यूपी बिहार सबसे, मेरे हिसाब से यूपी बिहार सबसे बेस्ट जगह होगा उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगार भी मतलब कि जमीन, यूपी बिहार में जमीन की कोई कमी नहीं है। और जब इससे यहाँ की मतलब राज्य के विकास भी कुछ ज़्यादा होगा, विकास में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जहाँ भी प्राइवेट फैक्ट्रियाँ लगती हैं वहाँ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जॉब मिल जाता है। और आप जैसे मानिए अगर कोई भी फैक्ट्रीज लगती है तो इनडायरेक्टली मतलब कि अगर 20 फैक्ट्री लग रही हैं तो 10-20 फैक्ट्री किसी एरिया में लगती हैं तो 20,000 लोगों का नौकरी, तो 10,000, 20 नहीं कह सकते, 10,000 नौकरी तो मिलेगा ही, इनडायरेक्टली 10,000 लग जाता है। और इससे सरकार को क्या है, सरकार के पास जो नौकरी का बोझ रहता है वो भी थोड़ा कम होगा, तो प्राइवेटाइजेशन करने से कुछ फायदा होगा, इससे रोजगार बढ़ेगा। और भारत सरकार को किसी भी हाल में इतना टारगेट तक इतना पहुंचना पड़ेगा, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे और प्रदूषण का कमी होगा। हम जानेंगे कि एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया क्या, एथेनॉल बनता कैसे। एथेनॉल जैसे देखिए कि वेस्ट अनाज, छोटा चावल और मक्का, ये सब मतलब कि ये वेस्ट अनाज मतलब जो है कि जब कभी गेहूं को सरकार ने बैन कर दिया, गन्ना को बैन कर दिया, तो इन सबको इकट्ठा करके, जैसे कि क्या होता है जब किसानों का जो चावल होता है जो टूट जाता है तो वो मार्केट में बिकने लायक नहीं रहता है, तो वो क्या है बहुत मतलब कि निम्न दामों में, बहुत छोटे दामों में किसानों को मिलता है, जिससे उनका मेहनत खराब रहता है। तो अब सरकार क्या करेगी, सरकार इसको डायरेक्टली खरीदेगी, इनडायरेक्टली डायरेक्ट किसानों से खरीदेगी और अच्छा खासा उनको दाम इसका मिल जाएगा, तो इससे किसान भी खुश रहेंगे, सरकार भी अपने कार्य को आगे बढ़ा पाएगी। और उसके बाद है जो कि मक्का, मक्का है जो सरकार उसको खरीदती है किसानों से 6 रुपए। आप सोच नहीं सकते कि मक्का की मतलब कि किसानों के साथ बहुत बर्बरता किया जाता है, मतलब सोच के बहुत दुख होता है मन को अंदर कि 6 रुपए किलो मक्का खरीदती है और सरकार कैसे बेवकूफ बनाती है किसानों को। ये नहीं बोलती कि हम 6 रुपए किलो खरीद रहे हैं, ये बोलती है कि हम 600 रुपए प्रति कुंटल, मतलब 100 kg। हम कहा करती है, हम तुमसे 6 रुपए किलो नहीं खरीद रहे, बतिया तो वो हुआ ना, 6 रुपए किलो डिवाइड करोगे 100/6, तो वही आ गया ना, 6 रुपए kg वही आ गया। कहती है हम 6 रुपए kg नहीं, 6 रुपए 600 रुपए पर किलो, मतलब कि 100 किलो खरीद रहे हैं 600 रुपए में, इसी वजह से सरकार बेवकूफ बनाती है। तो और यही मक्का आप जब दुकान पे ऐसे बाजार में लेने जाएंगे जो बेचते हैं ठेला पे, तो आपको 10 से 15 रुपए का मिलेगा। तो इतना किसानों का भी उत्पीड़न किया था, तो सरकार को सोचना चाहिए इसमें। तो अब सरकार क्या करेगी, जो मक्का खराब होगा वो इससे खरीद लेगी किसानों से, किसान भाइयों को फायदा होगा, उनको अच्छा खासा दाम मिल जाएगा उसका।
और उसके बाद पंजाब में जो पराली जलता है हर साल, उसके पराली का जो प्रदूषण होता है वो उड़ के दिल्ली में जाता है। दिल्ली पूरा एकदम धुंधला हो जाता है, जैसे लगता है 12 जमी पे आ गया है दिल्ली में कुछ ऐसा दिल्ली का हाल लगता है देखने में। तो दिल्ली अपनी राजधानी भी है, तो कुछ देख के ऐसा शर्म लगता है, खराब लगता है कि पूरे देश की छवि भी खराब होती है दुनिया में। तो अब से ऐसा नहीं होगा। अगर सरकार चाहेगी तो उन किसानों से पंजाब से, हरियाणा से पराली खरीद सकती है। पराली खरीद के इसको भी एथेनॉल बनाने में प्रयोग किया जाएगा। एथेनॉल बनाना के पूरा मतलब यही अनाजों का, इसीलिए सरकार ने गन्ने में बैन लगाया है। तो ये पूरी प्रक्रिया है एथेनॉल बनाने का, और सरकार अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। इसमें सरकार को सीरियस भी है, और 2025 तक सरकार का टारगेट है कि वो 15 से 20% तक एथेनॉल पेट्रोल में मिलाए, और धीरे-धीरे पेट्रोल सस्ता भी होगा। और सरकार क्या करेगी, अगर सरकार इतना पैसा पेट्रोल के लिए विदेशों को जो दे रही है, मैंने अभी आपको बताया 65 बिलियन, अब क्या करेगी 65 बिलियन जो विदेशों में दे रही है, वो कुछ किसानों को दे दे, कुछ जो आखिर खरीद रही है, ये तो नहीं है कि फ्री में ले रही है, किसानों को उसका पैसा दे, अच्छा खासा दाम दे दे, कोई ना हो, जैसे प्राइवेट वालों को देती है वैसे इनको दे दे, इनको कुछ फायदा भी होगा। तो किसान भाई भी, जैसा कि हमेशा सुनने में आता है कि आत्महत्या कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये बहुत सोचने वाली बात है, सरकार को इस पे सोचना चाहिए। और इसी तरह सरकार ने चीनी के निर्यात पर भी बैन लगा दिया है। सरकार का चीनी के निर्यात पर बैन लगाने के पीछे का कारण क्या है, देखते हैं। चीनी का जो प्रोडक्शन है भारत में, हर साल चीनी का कोई कमी नहीं है प्रोडक्शन पे, भारत निर्यात इसलिए कर सकता है। तो चीनी का प्रोडक्शन 35 मिलियन टन हर साल भारत चीनी का प्रोडक्शन करता है। अच्छा खासा गन्ने की खेती होती है, इसकी वजह से चीनी निकलता है, और जिसमें से भारत में 28 मिलियन टन उपभोग होता है। ऐसे उपभोग में, जैसे आपने देखा होगा, उपभोग का मतलब क्या, प्राइवेट कंपनी जैसे पार्ले जी बड़ा फेमस है, पार्ले जी मीठा होता है, टॉफी हो गया, मिठाई हो गया, और से बहुत से तो हमको याद ही नहीं आ रहा है। मिठाई मतलब कि बहुत अधिकतर चीज जितना देखे होंगे कि खाने के सामान जो पैकेट बंद होते हैं, घर में रोज चाय बनाना है उसके लिए चीनी, भारत चाय का कितना शौकीन है, इतना ज़्यादा चाय का शौकीन है कि भारत बहुत, जो देश जैसे श्रीलंका और बहुत से नेपाल वाले, श्रीलंका उनका जो चाय का उत्पादन करते हैं उससे निर्यात करते हैं, उससे ज़्यादा भारत चाय का उत्पादन करता है। लेकिन भारत में चाय का इतना ज़्यादा खपत हो जाता है कि भारत उसको इम्पोर्ट विदेश में निर्यात कर नहीं पाता है। इसकी वजह से तो उस चाय में चीनी चाहिए, इसके लिए पूरा 28 मिलियन टन हर साल भारत अपना खुद का उपभोग करता है, और 8 मिलियन बचता है। तो ये 8 मिलियन भारत के पास अपना खुद का बफर स्टॉक है, ये 8 मिलियन खुद का अपना बफर स्टॉक है। तो इसीलिए भारत सरकार को ये निर्णय बहुत अच्छा भारत सरकार का, क्यों देखिए समझते हैं कि मान लीजिए कि जैसे ही अगला सीजन आएगा, गन्ने की खेती होगी, तो उसमें से अधिकतर गन्ना जो जाएगा वो सीधे एथेनॉल मिल में चला जाएगा, जहाँ पे एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। तो उस हिसाब से चीनी का जो महंगाई बढ़ सकता है। वैसे में क्या भारत में कम महंगाई है इतना ज़्यादा, महंगाई तो अपनी आसमान छू रही है, उसमें कोई शक नहीं है भारत सरकार की देन से। तो चीनी भी महंगा हो जाएगा और एक पहाड़ आ जाएगा। तो इसलिए भारत सरकार ने सोचा है कि चीनी पे निर्यात पे रोक लगा दिया है, कि अगर ऐसा होता है तो जो बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे सरकार द्वारा जो किसानों से खरीदती है उसको अलग से रखा जाए, कि जब की कोई स्थिति पड़े, मतलब विकराल स्थिति है, तो उसको निकाला जाए। बफर स्टॉक में उसको एफसीआई गोदाम में भारत सरकार का फूड फैसिलिटी ऑफ इंडिया, मतलब जहाँ पे एफसीआई भारत अपना पूरा वहाँ पे मतलब कि रखता है, और ये बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा कि जहाँ पे रखा जाता है, और वहाँ पे 8 मिलियन टन भारत का बफर स्टॉक चीनी का है। तो इसलिए इसमें कोई सोचने की वो नहीं कि चीनी का दाम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि चीनी का अच्छा खासा भारत के पास स्टॉक है, भारत ने जो बैन लगा दिया है ये सोचकर। तो ये सब पूरी प्रक्रिया थी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये समझा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, बनाया कैसे जाता है, इसका फायदा क्या है, इससे किसानों को भी फायदा होगा, सरकार भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी, आर्थिक प्रदूषण भी कम होगा। और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। और अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो तुर्की था, ये तुर्की बहुत अपने आप को तानाशाह बन रहा है, लेकिन उसे भूलना नहीं चाहिए कि ये जो कर रहा है अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। उसने भारत ने जो भारत से गेहूँ खरीदा था, उस गेहूँ को ये बोल के लौटा दिया कि उसमें वो वायरस है। अब इतना मतलब तुर्की इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि अब क्या बताएं, हम अगले वीडियो में उसके लिए चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय। जाते जाते लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा, और जो घंटा है उसे बजाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।